मैं तो टोटली आप पे डिपेंड हूँ इस एग्जाम के नहीं, लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ाई करते रहिए, जो चीजें पढ़ाई गई है ना बाहर से कुछ नहीं आएगा, बस आंसर राइटिंग अपना प्रैक्टिस आप करते रहो। ऐसे होता है कि आप जिस चीज का बहुत टाइम से वेट करते हो और वो हो जाए ना, तो आपको समझ नहीं आता कि सर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है, सिर्फ आपका है ना। मुझे वो लाइन ऐसे लगी। मैंने सिर्फ आपकी क्लासेस देखी हैं और आपके पीडीएफ्स पढ़े हैं और आपकी बुक जो होरक्रक्स बुक है वो की है। उस आप एक क्लास ले रहे थे यूट्यूब पे जिसमें आप बोल रहे थे कि पढ़ोगे नहीं तो मुश्किल तो लगेगा। सबसे पहले दीपिका, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, जो मुझे लगता है कि टॉप 1% जो एस्पिरेंट है पूरे कंट्री से वो क्वालिफाई कर पाते हैं विद जेआरएफ। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपने इस बार 222 मार्क्स सिक्योर किए आउट ऑफ 300। कैसे किया आपने ये कारनामा? ये कारनामा करने के बाद फिर आपको क्या फीलिंग्स क्या आ रही थी कि कैसे हो गया ये सब? तो मतलब ऐसे होता है कि आप जिस चीज का बहुत टाइम से वेट करते हो और वो हो जाए ना, तो आपको समझ नहीं आता कि फील क्या कर रहा है। तो फीलिंग्स तो वैसी थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि खुश होना है कि सरप्राइज होना है। तो वो सिंक इन ही हो रहा है अभी तक नहीं है मुझे कि हो गया है। और ये हुआ ऐसे कि सर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है, सिर्फ आपका है। मैंने सिर्फ आपकी क्लासेस देखी हैं और आपके पीडीएफ्स पढ़े हैं और आपकी बुक जो होरक्रक्स बुक है वो की है। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया सर। वही किया है सिर्फ मैं। लोग ओके। बोलते हैं ना कि सिंगल सोर्स करना चाहिए, मुझे लगता है वही एक रीजन है कि मेरा जेआरएफ हुआ, क्योंकि सिर्फ सिंगल सोर्स आपने रखना चाहिए और सिंगल सोर्स से आपको बार बार पढ़ना चाहिए, यही है सिर्फ एक। बिल्कुल। देखिए, सिंगल सोर्स बहुत जरूरी है। आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स 10 टाइम्स। सो आपके माइंड में वो चीजें भी उस तरीके से कैप्चर होने लग जाती हैं। दीपिका, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और आपके एकेडमिक्स कहाँ कहाँ से कंप्लीट हुए। सर मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा सिटी में ही रहते हैं हम लोग। और मेरी स्कूलिंग रोहतक से ही हुई है 12th तक। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं वैसे नॉन मेडिकल स्टूडेंट थी, बट मैंने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी से किया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, कालिंदी कॉलेज। ओके। और उसके बाद मैंने कोविड के बाद मैं घर आ गई वापस, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में वापस से एमडीयू से किया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी। रोहतक में, हम्म। उससे किया मैंने। हम्म। उसके बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया है नेट का। मेरी 23 में पूरा हुआ था पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था दिसंबर 23 वाला। वो नहीं हुआ था, उसमें ना नेट हुआ ना जेआरएफ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। उसके ओके। बाद मेरा जून में दोनों, जून वाला 24 और दिसंबर वाला 24, उन दोनों में नेट हुआ। और अब की बार वाले इसमें जून 25 में जेआरएफ। ऐसे सर फोर्थ अटेम्प्ट था ये मेरा। ग्रेट ग्रेट। तो फोर्थ अटेम्प्ट में आके आपका जेआरएफ हो गया विथ आउटस्टैंडिंग 222 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो अगर हम देखें तो कंसिस्टेंसी आपने काफी मेंटेन की अपनी, लगातार आपने पेपर को दिया, लगातार पढ़ाई की, जो कि बहुत जरूरी चीज है। तो हम जानना चाहेंगे कि वो जो आपका पहला अटेम्प्ट था और ये जो आपका आखिरी अटेम्प्ट था, इन दोनों के बीच में आप दीपिका को कहाँ देखते हो, दैट फ्रॉम डे 1 और आज यहाँ पे इस पोजीशन पे? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना नेट का पेपर दिया था ना, तो मुझे वो इतना डिफिकल्ट लगा था। मुझे लगा था कि ये, और वो उस साल आया भी डिफिकल्ट था थोड़ा, लेकिन मुझे वो इतना डिफिकल्ट लगा। उसके बाद ना मैं रैंडमली, आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हो तो आप देखते हो कि सबका क्या ओपिनियन है। तो आप एक क्लास ले रहे थे यूट्यूब पे जिसमें आप बोल रहे थे कि पढ़ोगे नहीं तो मुश्किल तो लगेगा, है ना। मुझे वो लाइन ऐसे लगी कि यार सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि मुश्किल था, बट ये टीचर बोल रहा है कि कहीं से भी मुश्किल नहीं था, इतना तो पेपर आए गए। तो वहां से मैंने आपको ज्वाइन किया नेट 24 वाले उसके लिए, जून के लिए। वहां से मैंने आपकी क्लासेस देखी। तो हम्म। फिर वो मैंने किया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, कि इतना पढ़ना चाहिए था। क्योंकि आपको जब आप खुद से पढ़ते हो ना सर, जो मुझे लगता है कि आप जब खुद से बुक से पढ़ते हो तो आपको अंदाजा नहीं होता कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कितना वो पेपर में आएगा। और वो आपने मुझे बताया कि कैसे पढ़ना है। वो मुझे वहां से समझ आया। फिर मुझे लगता है कि
उसमें मुझे लगा कि बहुत कुछ करना है। लेकिन सर दिसंबर वाले में मुझसे क्या गलती हुई मुझे लगता है जो पर्सनली, कि मैंने उतना ही पढ़ा सिर्फ, कि जितना मैंने जून में दिया था ना 24 वाला, उतना ही हम्म। दिसंबर 24 के लिए पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए। तो एंड मुझे याद है कि जब दिसंबर 24 वाला रिजल्ट आया था तो मैंने आपको मैसेज किया कि सर मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मुझे लगा कि जेआरएफ हो ही नहीं सकता, मतलब शायद वो बहुत हाई वैसे वाले बच्चे करते होंगे, हम जैसे से नहीं हो सकता। तो मैंने आपको मैसेज किया, आपने बोला कि सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन डबल कर दो। तो सर मैंने वही किया, वापस से मैंने आपकी सारी क्लासेस देखी, क्योंकि आप जब दोबारा सेम चीज को पढ़ते हो ना तो आपको पता लगता है कि उसमें से नए मतलब निकल रहे हैं। तो हम्म। वो मैंने अब की बार किया प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे था कि सर हर बार कट ऑफ जो है 4-4 नंबर से मेरा रह जा रहा था। जून में भी 4 मार्क्स से रहा था और हाँ, दिसंबर 24 वाला भी 4 से रहा था। तो मुझे इस बार पता था कि भाई 4 मार्क्स को कवर नहीं करना मुझे। मुझे बहुत ज्यादा ही मार्क्स गेन करने हैं। और आपकी ये वाली बात है कि आपने मुझे बोला होता कि अगर आप 110 क्वेश्चन ठीक करके आ रहे हो तो सेफ जोन है, तो मैंने वही लेके चला हुआ था कि मेरे को 110 से ऊपर ही करना है। और हम्म। सर वही हुआ था, मेरे 81 तो ज्योग्राफी में ठीक थे और सर 30 पेपर वन में ठीक थे, क्योंकि मुझे पता है पेपर वन हर बार मतलब रैंडम आता है। तो डंडा। आप उसमें कुछ मतलब बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक्सेल अपने सब्जेक्ट में कर सकते हो। तो हम्म। मुझे था कि मैं 85 तक ठीक करूंगी, बट 2-3 वो सिली मिस्टेक हो गया, तो 81 ठीक हुआ। नहीं, आपके ऐसा था काफी उसका। अच्छे मार्क्स हैं। मतलब 222 मैं देख पा रहा हूँ कि आपने लगभग लगभग अगर देखा जाए तो आपका जो आपने कहा कि सब्जेक्ट में 81 आपने करेक्ट की, 81 आउट ऑफ 100, इट्स अ बिग अचीवमेंट। जो भी टॉपर्स आते हैं वो जनरली 85, 86, 87 के अराउंड अपने सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं। और आपके भी स्कोर काफी मतलब बहुत ही अच्छे हैं। ये जो आपका स्कोर कार्ड है वो ये बता रहा है कि जो कट ऑफ के मार्क्स हैं इस बार के 2000, सॉरी, इस बार जो है 216 मार्क्स गए जनरल कैटेगरी में कट ऑफ के। ये उससे भी काफी ज्यादा है, 6 नंबर आपके उससे भी काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस बार एकदम आप पूरी तरीके से सेफ जोन में थे, कुछ कुछ भी हो जाए, कट ऑफ कितना भी हाई जाए, बट आपका होना ही था। वैसे देखा जाए तो इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, थोड़े हायर चले गए थे। मतलब इतना अभी तक गया नहीं है, ज्योग्राफी के इतने मार्क्स पे कभी कट ऑफ गया नहीं है। वो इस तो बार ही लगता ऐसा है हुआ। बार बच्चे ज्यादा अपीयर्ड थे। ज्यादा स्टूडेंट थे इस बार। कारण जो है बिल्कुल सही कहा आपने, जो अगर हम इसके रीजंस को देखें तो पहला कारण है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी बढ़ गए। ज्योग्राफी में कंपटीशन काफी इंक्रीज हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस कंपटीशन ने पहले तो इसका कट ऑफ को बढ़ा दिया। दूसरा बड़ा कारण था, अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पे, तो मैंने यही कहा सबको कि देखिए, जो पढ़ाई है वो हर दिन कठिन होती जा रही है, लेकिन जो स्टूडेंट है ना वो बहुत स्टूडियस भी होते जा रहे हैं, वो उतनी ही लेवल की पढ़ाई भी करते जा रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट कहीं पर बैठ के सोच रहा है कि मैं तो एक बुक पढ़ लूंगा, मैं तो इनकी यूट्यूब क्लास देख करके पढ़ाई कर लूंगा, मेरा हो जाएगा, तो भाई नहीं होगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हर एक, मुझे लगता है हर एक यूनिट्स के ऊपर इंडिविजुअल आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। सही तो यूनिट्स है, आप यूनिट्स कोई भी जब तक यूनिट। आपके अच्छे नहीं होंगे तब तक होने वाला नहीं है कुछ। सर यूनिट आप छोड़ ही नहीं सकते, आपको मैंने एक भी यूनिट नहीं छोड़ी थी, मैंने सारी एक भी आप नहीं छोड़ सकते कि ये वाली आपकी कमजोर है तो मत करो, बस इनफैक्ट जो कमजोर है उसको ज्यादा करो। हम्म। सारी ही करनी पड़ेंगी आपको, बिल्कुल। क्योंकि पेपर हर बार अनएक्सपेक्टेड ही आ रहा है और कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेड ही जा रही है। तो हम्म। अगर आपको जेआरएफ के स्कोर के लिए आना है तो बहुत करना पड़ेगा। सर लेकिन मुझे यही लगता है कि बच्चे, मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने आसपास, वो क्या करते हैं कि वो, उनको कोई टीचर रिकमेंड कर देता है, कोई भी बुक रिकमेंड कर देता है, वो सब पढ़ते हैं। ये हम्म। सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप एक बुक को या एक नोट्स को 4 बार पढ़ ही नहीं रहे, आप अलग अलग 4 चीजों को पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल। ये मिस्टेक है सर, और मैंने ये नहीं की, क्योंकि आपकी गाइडेंस थी। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सोचा कि भाई ये जो बोल रहे हैं सर मुझे वही करना है, चाहे हो जाएगा या नहीं होगा, बट अपना सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, तो वही करना है बस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हम बात करेंगे आपके डे वन से स्ट्रैटेजी की, जब आपने शुरू किया था। जैसे मान लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार स्टार्ट करते हैं, किसी भी एग्जाम के बारे में जानते हैं, फिर सोचते हैं कि ये हमें बनना है, ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आपने कैसे शुरुआत की इस यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए? सर मुझे हमेशा से ही एकेडमिक्स ही करना था, मैं हमेशा से, मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी टॉपर रही हूँ, मैं एमडीयू में भी टॉपर रही हूँ, स्कूल्स में भी टॉपर रही हूँ, तो मुझे हमेशा से एकेडमिक्स ही कंटिन्यू करना था। बट
बीच में मेरे पापा ने मुझे बोला यूपीएससी के लिए करो, तो मेरे 3 साल वहाँ वेस्ट हो गए। मुझे वो नहीं करना था, मुझे वो करना भी नहीं था। मेरा हमेशा से ये था कि मुझे एकेडमिक्स करना है, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, मुझे पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो मुझे हमेशा से वो था। लेकिन फिर पापा की वजह से वो हुआ, उसके बाद क्योंकि वो आपके अंदर खुद आ जाता है, यूपीएससी आपका कॉन्फिडेंस ऊपर से 0 कर देती है बिल्कुल ना। उसके बाद सर मेरे लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं था। नहीं था। मुझे था कि मुझे हमेशा से नेट करना था, मुझे टीचर बनना था, मैं यही करूँगी। अब आपकी मैंने सुन ली, अब मैं अपनी करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल। मैंने वहाँ से इसकी शुरुआत की और फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ क्योंकि मुझे फिर लगा, मैंने बताया ना आपको कि मेरे को ऐसे लगा कि शायद ये भी नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी से इतना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि आपको लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो रहा ज़िंदगी में, ये भी नहीं हो रहा। लेकिन फिर मैंने वहाँ से आपकी ही वीडियो देखी थी। मुझे लगा कि यार ये टीचर कुछ तो बोल रहा है, मतलब कि पेपर मुश्किल नहीं है, आप पढ़ उतना नहीं रहे हो। तो मुझे लगा कि यही मुझे पढ़ना है, चाहे इससे हो या ना हो, बट मैं एक बार ये ट्राई करना चाहती हूँ। तो मैंने वहीं से आपके साथ शुरू किया और हो गया सर फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जीरो से जब आप स्टार्ट करते हो कोई चीज, तो वो कहीं ना कहीं आपको डे बाय डे एक एक टारगेट आप देते हो खुद को। और आप यस, अपने उन टारगेट्स को जब पूरा करने लग जाते हैं ना, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और जब आप अपने ये तो मैं लक्ष्य, जो आपके टारगेट डेली आप अचीव कर लेते हो ना, तो फिर तब तो वो जो एंजॉयमेंट है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो मल्टीपल टाइम जो है वो बढ़ जाता है। 99.90 परसेंटाइल था आपका इस बार। यस इट इज वेरी इफेक्टिव स्कोर कार्ड, अगर हम इस चीज को देखें तो अब आपने इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्या किए? जैसे अब फोर्थ अटेम्प्ट था आपका, है ना, जैसा आपने बताया। इम्प्रूवमेंट्स के लिए आपने क्या किए? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड, फोर्थ आते आते हमें इतना नॉलेज तो हो जाता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये इसका आइडिया हमें लगने लग जाता है। तो आपने अपने उन जो मिस्टेक्स वाले, या जहाँ पे गलतियां हो रही थी, उनको कैसे ओवरकम किया? तो एक मिस्टेक तो मेरी पेपर वन में हो रही थी, क्योंकि उसमें मेरा स्कोर सर 22, फर्स्ट टाइम पे 22 टू 25 ही ठीक हो रहा था। वो नेट के लिए आपका ठीक है, अगर आप अपने सब्जेक्ट में 70 हाँ। प्लस कर रहे हो, हम्म। उसमें 25 तक करोगे तो ठीक है, नेट आप ले लोगे। और जनरल कैंडिडेट के लिए, सर मैं जनरल हूँ ना, तो आप नहीं कर सकते अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो। तो मैंने एक तो पेपर वन पे इस बार फोकस किया कि ये थोड़ा करना है, उसके लिए भी नोट्स बनाए, तो उस पे फोकस किया। वो भी आपने ही करवाया हुआ था, पेपर वन वाला भी आपने, आप ही के पीडीएफ थे वो भी। कोई बुक्स बुक्स मैंने कहीं से रेफर नहीं किया, क्योंकि बुक्स के लिए आप खुद से नहीं समझ पाते हो कि आपको पढ़ना कितना है। तो हम्म। वो भी मैंने आपके उससे पेपर वन पे फोकस किया थोड़ा ज्यादा। और सर अपने पेपर के लिए मैंने मार्क्स सिर्फ फोरक्रक्स वाली बुक से रिवीजन की, बार बार वो क्वेश्चंस किए, बार बार करने हैं आपको क्वेश्चंस, तो मैंने वो बार बार किए। और नोट्स मैंने बार बार रिवाइज किए सर। मेरा, मैं ऐसे करती थी कि मुझे मतलब 15 दिन में इतना करना है, इतने सब्जेक्ट्स कर लेने हैं, और डेली इतना कर लेना है। तो वो डेली वाला आप शायद ऊपर नीचे कर भी लो, बट अगर आपने फिक्स कर रखा है कि 20 दिन में इतना करना है या 15 दिन में इतना करना है, तो आप ऊपर नीचे मैनेज कर लेते हो वो। तो वैसे मैंने टारगेट्स रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। पेपर वन में भी आपके काफी अच्छे मार्क्स थे, 30। आप बता, क्वेश्चन सब काफी अच्छे करेक्ट थे, 30। तो 30 उधर और 81 इधर, हम कह सकते हैं एक अच्छा स्कोर कार्ड ये है। मतलब जेआरएफ के लिए तो भाई है, इतना ला दिया तो आपने, आपका जेआरएफ हो ही जाना है। तो पेपर वन को डिफिकल्ट ज्यादा आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, या पेपर टू, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? फिर मुझे लगता है कि सब्जेक्ट वाला पेपर आपका कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, अगर आप उसमें बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए। अगर आपने माइन्यूट डिटेल्स कवर की हैं टॉपिक वाइज, तो वो नहीं डिफिकल्ट लगेगा। पेपर वन क्योंकि हर बार रैंडम आ रहा है, तो वो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन सर उसमें भी मेरे को लगता है कि ये इतने मार्क्स अचीव करने के पीछे है कि आपको पेपर काम रह के देना है। आपने ये सोचना ही नहीं है कि ये पेपर से मेरा ये हो जाए। मैं यही करती थी सर, मुझे लगता था कि अब तो मैं बैठ चुकी हूँ एग्जाम में, अब हम्म। जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपना 100% देना है, जितना मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये सोल्व करना है। तो मैंने सर ऐसे ही किया। अगर आप पेपर में बैठ के ये सोचते हो ना कि ये इससे मेरा होगा कि नहीं होगा, पेपर इतना डिफिकल्ट है, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
वो बहुत आपको मतलब आपको जितना आता होगा ना वो भी आप गलत करके आओगे अगर आप पेपर में बैठ के ये माइंड सेट करते हो कि हाय पेपर मुश्किल आ गया अब क्या करूं। तो सर मुश्किल आता था, पेपर वन मुश्किल था, बट स्टिल कामनेस से करो आप कि जितना आपने पढ़ा है और जितना बेस्ट आपने अभी तक मतलब अपना देखा है कि कैसे को कैसे सोल्व करना है वो करो, बाकी हो जाएगा ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, जो कि मुझे लगता है जैसा कि आपने खुद भी बताया, अब आप एक टॉपर हो, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, अब आपके खुद के अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, एज एन ऑप्शनल अगर हम उसको देखें, तो अगर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, जो कि आपके पास स्कोप भी ज्यादा होता है, क्योंकि आप उसको पढ़ रहे होते हैं लंबे टाइम से ना, आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, फिर नेट की तैयारी की, तो मुझे लगता है कि पूरी ज्योग्राफी को आपने मल्टीपल टाइम पढ़ लिया, इतना पेपर वन को आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो पेपर वन हमारे लिए एक एडिशनल समझिए कि एक वो एक साथी है जो साथ साथ चल रहा है, बस उसे भी हमें एंटरटेन करना है, क्योंकि उसके भी मार्क्स ऐड होने हैं हमारे एग्जाम में, इसलिए फोकस जो हमारा है वो ज्योग्राफी या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ज्यादा होना चाहिए, ऐसा आप मानते हो? सर मैं यही मानती हूँ कि पेपर वन अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो कर लोगे, जैसे कुछ कॉम्प्रिहेंशन आपको करने की जरूरत नहीं है ना, कॉम्प्रिहेंशन करने की जरूरत नहीं, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन आपने पढ़ा, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए नया है मैं मान सकती हूँ, हाँ, लेकिन हायर एजुकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड आपने किया हुआ है, अगर आपको जाना है मतलब पीएचडी वगैरह के लिए तो ये बेसिक नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। और एनवायरमेंट और पीपल डेवलपमेंट ये तो सर बहुत बेसिक है, ये आपने किया ही होता है। तो नया ज्योग्राफी में आपके अपना एक लिए फायदा ही है सिर्फ उसका। है, सर हम्म, नया सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड है और कम्युनिकेशन है, हम्म, बाकी आप थोड़ा बहुत टच है, और मैथ्स तो सर है थोड़ा मैथ्स और आपको डीआई थोड़ा करना पड़ेगा, तो सर उसमें मुझे लगता है कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको थोड़े ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, और इधर आपके 10 के 10 यूनिट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, करने और पड़ेगा। डेली करना पड़ेगा सर, डेली ही नहीं कर रहे हो आप तो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहने को बोल रहे हैं कि हम 10 घंटा डेली पढ़ रहे हैं या फिर 12 पढ़ रहे हैं, लेकिन सर वो पढ़ नहीं रहे, उनका माइंड हर जगह है, फोन चला रहे हैं, वो खेल रहे हैं, उसको भी वो लोग काउंट कर रहे हैं पढ़ाई में, तो वैसा नहीं करना है। मैं सर 6-7 ही पढ़ती थी, 6-7 घंटे, बट मेक श्योर कि आप उतना पढ़ रहे हो, आप उस पर कुछ भी नहीं सोच रहे पढ़ाई के अलावा। प्रोडक्टिव पढ़ाई ये आपकी उतनी ही हो पाती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो 12-12 घंटे पढ़ाई किया, कुछ बोलते हैं सर मैं तो 15-15 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ। सो सर क्योंकि वो पढ़ते नहीं है हाँ, आपका जो उनका। वो टाइम है वो कितना प्रोडक्टिव, कितना क्वालिटेटिव टाइम आप अपने स्टडी में दे पा रहे हो, ये बहुत जरूरी चीज है। मोबाइल चला रहे हैं, वैसे देखा जाए तो आजकल तो पढ़ाई ऑनलाइन ही है, पूरी तरीके से सब लोग घर बैठे ही पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल तो करना ही करना है। बस ये है कि हमें अपने आप को, है ना, आइसोलेट कर लेना है उन चीजों से जो हमारे टाइम को खा जाते हैं, उनको हमें आइसोलेट कर लेना है, स्पेशली द सोशल मीडियाज एंड अदर ऑनेस्ट, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स। ये मुझे लगता है अपने आप से ऑनेस्ट और डिसिप्लिन रहोगे तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। बिल्कुल। 6 घंटे भी काफी है तो। अच्छा, पेपर को अगर हम देखें, तो जैसे पेपर वन में थोड़ा सा हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर गर्ल्स स्पेशली डरते हैं काफी मैथ्स से, रीजनिंग से, या मैथमेटिकल चीजों से, थोड़ा सा एक डर होता है। तो ये किस टाइप का डर होता है, क्या आपको भी ऐसा कुछ डर था? मैथ से काफी है, मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मैं सोल्व भी कर लेती हूँ ना तो भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये मैंने सही किया होगा सोल्व, मैं गलती कर रही होंगी मुझे ये आता है। तो हाँ, मेरे साथ हुआ है कैलकुलेशन मिस्टेक्स में, 1-2 क्वेश्चन इस बार भी हुआ है ऐसा सिली मिस्टेक, ऐसा नहीं है कि आप टॉपर बन जाते हो तो आपसे एक भी सिली मिस्टेक नहीं हुआ है, ये नहीं है। मेरे साथ भी तीन करेक्ट। चार क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुआ है, क्योंकि हम्म, मैंने वो सॉल्व भी कर लिया, मैंने वो आंसर, इस बारी पेपर वन में वो वाला क्वेश्चन आया था जिसमें बाइनरी टू वो कन्वर्जन करना हाँ, था, सर हाँ, मैंने वो सॉल्व भी कर लिया, पता नहीं मैंने एक जीरो काउंट करना भूल गई और वो गलत हो गया। तो ये डर के कारण ही होता है, मैंने बोला ना सर कामनेस बहुत जरूरी है बहुत पेपर। जरूरी है। तो मेरे साथ ये है, मैं मैथ्स और कैलकुलेशंस देख के मुझे लगता था कि यार ये तो गलत हो जाएगा तो उसमें भी मुझे यही लगता है कि आपको डरना नहीं है, अगर आप उसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ले रहे हो ना कि ठीक है ये क्वेश्चन है इसको करते हैं तो वो हो जाएगा, उसमें डरना नहीं है।
क्योंकि इस बार मैंने डीआई सॉल्व किया है सर, उसकी वजह से ही मेरा पेपर वन में स्कोर इम्प्रूव हुआ स्कोर है। इम्प्रूव तो हुआ मैंने है। डीआई इस बार मेरे 5 में से डीआई के 4 क्वेश्चन ठीक थे। तो इस बार मैंने डीआई वाला अपना डर कम किया कि नहीं मुझे करना है, इसको भी नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है। तो सर ये है। रिकमेंडेशन यही है आपकी तरफ से कि हम किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते, हाँ वेदर सर, छोड़ इट इज स्ट्रॉन्ग ऑफ योर पोर्शन और इट इज वीक। हमें अपने उस स्ट्रॉन्ग वीक दोनों को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि वो कंपेनियन है आपके। और डिसिप्लिन वे में उनको बराबर टाइम देना है, सो दैट कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। आपको खुद नहीं पता है कि कौन सी यूनिट में आपका स्कोर क्या होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन का नेचर ही नहीं पता है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें एक सेक्शन सर मुझे कितना। लगता है बड़ा स्कोरिंग है, अपने दोनों पेपर को मिला करके काफी स्कोरिंग सेक्शन है, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। जहां पेपर वन में 5 क्वेश्चंस आते हैं, एक आरसी आता है, वहीं पेपर टू में दो दो आरसी आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। ओवरऑल हम देखें तो लगभग 15 क्वेश्चन इक्वल्स टू 30 मार्क्स आउट ऑफ 300, इक्विवेलेंट 10%। ओवरऑल देखें तो, है ना, 10% हमारा एक सेक्शन से आ रहा है। तो आपका ये वाला सेक्शन कैसा रहा? आरसी को आप कैसे देखते हो, स्कोरिंग के तौर पे देखते हो या फिर लगता है कि डिफिकल्ट है? नहीं सर, स्कोरिंग है वो, क्योंकि अपने पेपर टू में तो उसमें आरसी में से कुछ आता ही नहीं है। वो सिर्फ एक टॉपिक होता है कि हम्म। लाइक अगर प्लेट टेक्टोनिक्स पे आरसी दे रखा है तो प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे। वो बिल्कुल। तो आपका रीडिंग आपने उसमें कुछ नहीं करनी। वो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन होते हैं, आपके टॉपिक से होते हैं, तो वो तो इजी है बिल्कुल। और पेपर वन में तो हमेशा इजी आता है, लेकिन इस बार थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे आरसी में। इस हाँ बार हाँ। थोड़ा घुमा हुआ था उन्होंने। तो सर वही कह रहे हैं ना कि अगर आप लेके चल रहे हो कि मेरा आरसी हमेशा से स्ट्रांग है, तो मैं डीआई और ये लॉजिकल रीजनिंग छोड़ देती हूँ, है ना। तो आरसी इस बार डिफिकल्ट आया था, उसमें से मेरे साथ 3 ही क्वेश्चन ठीक थे, 2 गलत हो गए। तो अगर मैं डीआई ना करती तो फिर नहीं होता। तो आप छोड़ नहीं सकते ये सोच के कि चलो मेरा आरसी स्ट्रांग है, मैं डीआई छोड़। क्योंकि सर कभी भी पेपर पलट सकता है, डायनेमिक्स पेपर के चेंज हो जाएंगे आप जब पेपर में बैठोगे। पता नहीं तो होता है ये कब बदल जाएगा, ये कौन सा पेपर हमारे लिए फेवरेबल होगा, कौन सा मोस्ट कौन डिफिकल्ट सा। एग्जाम हमारे लिए हो जाएगा। जाते ही वहां पे रोने जैसे हालात हो जाते हैं, अरे मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी, ये क्या ही आ गया एग्जाम में। तो सर ऐसा कुछ पता ही नहीं होता है। ये आपको तभी नहीं आता है जब आप इक्वल सब पे फोकस करते हो कि ठीक है मैं सबको उतना ही करूंगी। वो स्ट्रॉन्ग और वीकनेस पेपर के डायनेमिक्स के हिसाब से आपका हो जाता है कि ये इस बार ज्यादा अच्छा आ गया, ये कम आ गया। तो दो दो लेसन अगर हम मान लें यहाँ पे, पहला लेसन ये है, ये सबके लिए है। पहला ये है कि आपको पेपर वन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एक सब्जेक्ट मैटर है, उसमें तो जाना ही पड़ेगा आपको। दूसरा ये कि आपको सारे यूनिट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, आप किसी यूनिट को छोड़ नहीं सकते। अगर आपको मार्क्स चाहिए जेआरएफ वाले तो पढ़ने पड़ेंगे। आपका कोई भी कैटेगरी हो, मैटर नहीं करता है वो, जनरल कैटेगरी में हो या आप ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, आपको पढ़ना पड़ेगा ही हमें। दीपिका, बहुत अच्छी बात है आप बता रहे हो, काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मतलब इतने कंफर्टेबल हो कि आप चीजों को बता पा रहे हैं। स्टूडेंट जनरली चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट आई कैन सी यू आर वेरी एक्सप्रेसिव। अच्छा लग रहा है। कुछ और चीजें जो आप बताना चाहोगे कि आपने कुछ स्पेशल किया अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? स्पेशल कुछ नहीं किया। स्पेशल मुझे लगता है सिर्फ ये है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट और डिसिप्लिन रहो कि आप रोज पढ़ रहे हो, वही वाली बात, यही स्पेशल है। और उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ो, क्योंकि आप जब मैंने अभी दोबारा पढ़ी ना, मतलब एक तो मैंने जब मेरा फर्स्ट टाइम नेट हुआ तब पढ़ी थी, और अभी दोबारा जेआरएफ के लिए मैंने वापस से क्लासेस देखी, वापस से उनमें नोट्स भी एड ऑन हुए। क्योंकि जब अच्छा। आप क्लास देखते हो आपको लगता है कि ठीक है इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आधी चीजें आपसे मिस हो जाती हैं सुनने में, है ना सर, आप परफेक्ट नहीं हो। तो मैंने अब वापस से वो सारी क्लासेस देखी, सारे यूनिट्स की देखी, और उनमें मेरा मतलब जब पहले अगर मेरे पास एक नोटबुक थी तो अब 2 बन गई। हम्म। ऐसा हुआ सर मेरे साथ, क्योंकि बहुत कुछ ऐड ऑन हुआ, मुझे लगा कि ये तो मुझसे बहुत मिस आउट हो गया था। और उन्हीं को मैंने वापस 2-3 बार पढ़ा, तो आपको लगता है कि ये तो मैंने जब पढ़ा था तो ये वाला मीनिंग तो निकला नहीं था, अब ये निकल रहा है। तो सर वही चीजें वापस वापस पढ़ो, उनसे बहुत हेल्पफुल होगा। आप अगर नई चीजें बहुत पढ़ रहे हो तो उनसे कुछ फायदा नहीं होता। यही है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, मैं चाहूंगा ना कि आप जो है हमारे जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्जाम्स देना चाह रहे हैं दिसंबर का, या जो जून के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एज अ टॉपर
आपको लगता है कि ये बातें उनको ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जो उनको हेल्प करेंगी उनके एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में? फिर यही कि एक टीचर, चाहे आप कोई भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मेरे टीचर हैं तो आप इनसे कनेक्ट करिए। आप किसी भी टीचर से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि सर इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये इनकी कर रहे हैं। नहीं, आप करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो आप किसी भी टीचर से अगर कनेक्ट कर रहे हो, तो आप उन्हीं का, अगर टीचर ये भी बोल रहा है ना कि आपको अपनी साँस रोक लेनी है, तो आप रोक लो दिन में। मुझे ऐसे लगता है कि उनकी एक-एक बात सुनो। सर, मैंने आपकी एक-एक बात सुनी है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो। तो आपका जो टीचर बोल रहा है वो कुछ सोच के बोल रहे हैं आपको, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, सर मैं भी बच्चा हूँ, तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से बता सकती हूँ। वो सोचते हैं कि चलो ना, इनका तो काम है बोलने का, ये हाँ, बोल रहे हैं, नहीं सुनो, हमें बिल्कुल। पता है, या फिर हमारे आस-पास जो लोग कर रहे हैं वो हम करते हैं। तो यही डिफरेंस है टॉपर बनने में और उन बच्चों में, कि आप अपने टीचर अगर जो आपको ये भी बोल रहे हैं ना कि आपको 1 घंटे ही सोना है, तो सो लीजिए, कुछ नहीं जा रहा। साँस रोक लीजिए, अगर वो ये बोल रहे हैं तो रोक लीजिए। वो जो-जो लाइन बोल रहे हैं ना, आप वो इम्प्लीमेंट कीजिए, चाहे वो आप किसी भी टीचर से कनेक्टेड हो फिर। और आप उसी पे रिलायबल रह के पढ़िए, वो जितना पढ़ा रहे हैं उतना बार-बार पढ़िए और पीवाईक्यूज़ करिए। वो पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है सर। वो 1 बार नहीं, 2-2 बार, 3, बच्चों को लगता है कि 1 बार पीवाईक्यू कर लिया तो बहुत ठीक है, अब कुछ नहीं, कर तो लिया ना 1 बार। सर ये वाला नहीं, आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैंने 1 बार कर लिया तो वो हो गया, उसको बार-बार करो। ये है सर बस। प्रीवियस ईयर वाला जो होर्क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बुक है, उसको आपने पढ़ा था या प्रीवियस ईयर आपने कहीं और से सॉल्व किया था? नहीं, मैंने आपकी बुक पढ़ी थी सर, मेरे पास सेकंड एडिशन था कॉर्पोरेट्स वाली का। प्रीवियस पेपर मल्टीपल टाइम सॉल्व करना चाहिए फॉर द राइट अप्रोच एंड राइट स्ट्रेटजी? सर पीवाईक्यू क्योंकि आपको ये बताता है कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करने हैं, ये मैंने उनसे सीखा। वो रिपीट होंगे या नहीं होंगे वो आपका लक के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर बहुत बारी क्वेश्चंस उनके जैसे जो ऑप्शंस आ रहे हैं 4, उन्हीं में से जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल है, आपको वो ये भी बताएगा कि अगर ये वाला क्वेश्चन है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये पीवाईक्यू ही सिखाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है सर। और एक बार नहीं, वही मेरी मानना है कि उनको भी 3-4 बार पढ़ो, क्योंकि वो आपको हर बार नया तरीका ही सिखाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा। दीपिका, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो हमारे लर्नर्स को पहली बार पता चलेगा कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है, कैसे क्रैक करना है। थैंक यू सो मच दीपिका आपको, और हमारी पूरी एकेजे एकेडमी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप ऐसे आगे बढ़ते रहो और एकेडमिक्स में जो आप हासिल करना चाहते हैं, वो आपको मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो